हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें आज क्लास 6 चैप्टर 10 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स चैप्टर है। ठीक है, इसमें सबसे पहले बताया जा रहा है प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। प्रशस्ति अभिलेख के बारे में बताया जा रहा है। Arvind was supposed to be acting as समुद्रगुप्त, a famous ruler of Dani city known as the Guptas। यहाँ समुद्रगुप्त के बारे में बताया जा रहा है कि समुद्रगुप्त गुप्ता के सबसे फेमस रूलर थे। समुद्रगुप्त के बारे में ना लॉन्ग इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। उनका जो अशोकन पिलर पे जो है इलाहाबाद का जो इंस्क्राइब किया गया है इंस्क्रिप्शन, लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, इट वॉज कंपोज्ड बाय काव्य ऑफ हरिसेन। जो काव्य था ना हरिसेन का, उस पे लिखा गया। ठीक है, हु वॉज अ पोएट एंड अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त के कोर्ट पे रहता था और उसका मिनिस्टर भी था, कोर्ट पोएट भी था। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नॉन एज प्रशस्ति, अ संस्कृत वर्ड। और ये इंस्क्रिप्शन एक स्पेशल काइंड का था। ये इंस्क्रिप्शन की तरह नहीं था, डिफरेंट था। ये प्रशस्ति टाइप्स का था, संस्कृत वर्ड में लिखा हुआ था। तो इसमें बताया जाता था इन प्रेज ऑफ, मतलब कि समुद्रगुप्त के प्रशंसा पर बताया जा रहा था। प्रशस्ति का कंपोज किया जाता है रूलर के द्वारा, जो हम सब चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं। सच एज द रूलर यू रीड अबाउट इन चैप्टर 9, सच एज गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। तो इसमें बताया जा रहा है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी भी अपने लिए करवाए थे प्रशस्ति का प्रेस, उनका प्रेस किया हुआ था, तो उस पर करवाए थे अपने कोर्ट पोएट द्वारा। दे बिकेम फार मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ गुप्तास। और ये बहुत पहले, गुप्ता के टाइम से बहुत पहले ये करवा चुके थे। ठीक है, समुद्रगुप्त प्रशस्ति। अब देखो समुद्रगुप्त प्रशस्ति क्या बताता है। द पोएट प्रेज द किंग्स इन ग्रोइंग टर्म्स। तो पोएट क्या बताता है किंग के बारे में। देखो प्रशंसा में क्या क्या बोलता है कि वो वॉरियर है, एज ए किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल। वो वॉरियर है जो किंग की तरह विक्ट्री बैटल को जीतता है। ठीक है, बैटल में विक्ट्री ग्रहण करता है, जो लर्न करता है एंड द बेस्ट ऑफ पोएट्स। और फिर वो बहुत बेस्ट पोएट्स है। ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज इक्वल टू द गॉड। और वो ना गॉड के तुल्य भी है जो किंग है। द प्रशस्ति वॉज कम्पोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंस। और जो प्रशस्ति होता है ना, वो कंपोज किया जाता है बहुत लॉन्ग सेंटेंस में। है इज पार्ट ऑफ सम सेंटेंस। और इसमें बताया गया प्रशस्ति के बारे में कि प्रशस्ति किस टाइप का होता था। ठीक है, if you look at map 7 page 105, you will notice an area shared in green. You will also find a series of red dots along the east coast, and you will find the areas marked in purple and blue as well. This map is based on the following provided in the Prashasti. Harishen describes 4 different kinds of rulers and tell us about Samudragupta policies toward them. इसमें ना अब ये मैप के बारे में बताया जा रहा है कि अगर मैप को देखा जाए तो उसमें पता चलता है कि हरिसेन जो प्रशस्ति में बताए हैं 4 डिफरेंट रूलर्स के बारे में, और समुद्रगुप्त की पॉलिसी उनके प्रति किसके प्रति, कौन से रूलर के प्रति समुद्रगुप्त की क्या पॉलिसी थी। The ruler of Aryavart, the area shared in green on the map. Here there were 9 rulers who were uprooted and their kingdoms were part of Samudragupta Empire. तो इसमें बताया जा रहा है कि आर्यवर्त का जो प्लेस था ना, वो ना जो ग्रीन कलर से मैप में दिखाया जा रहा है, वो ना मतलब अभी जन्म लिया था और वो ना समुद्रगुप्त के अंडर था। ठीक है, और द रूलर ऑफ दक्षिणापथ, here there were 12 rulers. Some of those capitals are marked with red dots on the map. They surrendered to Samudragupta after being defeated and he then allowed them to rule again. और दक्षिणापथ जो होता था ना, वो 12 रूलर्स का होता था, जो 12 रूलर का था, जो उनका कैपिटल था, और वहाँ पे रेड डॉट से उसको मार्क किया गया है। वो ना सराउंड किया गया था समुद्रगुप्त से, जो डिफीट कर दिए थे समुद्रगुप्त जिनको। और ही देन अलाउड देम टू रूल अगेन। और उनको एक तो पहले हरा दिया, उसके बाद फिर उनको आज़ादी दी कि चलो अब आप सब रूल कर सकते हो। The inner circle of neighbor states including Assam, coastal Bengal, Nepal and number of Ghana Shankha. In the northwest marked in purple on the map, they brought tribute, followed in order and attend the court. और जो inner circle है ना असम का, कोस्टल बंगाल, नेपाल का, वो ना घना शंखा होता था। ये सब क्या करते थे, इनका पर्पल डॉट से बताया गया, और ये क्या करते थे, ट्रिब्यूट देते थे उनको, और उनको उनका कोर्ट अटेंड करते थे। द रूलर ऑफ आउटलाइन एरिया मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप प्रीहेप द डिसीडेंट्स ऑफ द कुशान्स एंड सक्स एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम इन ऑफर्ड इन डॉटर मैरिज। और जितने भी रूलर जो दिखाए गए हैं
यहाँ पे दिखाए गए ब्लू डॉट से वोशन में कुषाण और सक्स के और फिर श्रीलंका के रूलर है जो अपने आप को सबमिट कर दिए थे इनको कि हाँ हम हार मान चुके हैं, और अपनी डॉटर को भी दिए थे इनको शादी करने के लिए। यहाँ पे बताया गया, देखो यही सब के बारे में बताया जा रहा था उसमें। ठीक है, इस मैप में पूरे इसी तरीके से देख लेना। ठीक है, जियोनोलॉजी इसके बारे में बताया जा रहा है। जो प्रशस्ति में जो मेंशन किया गया था ना एंसेस्टर ऑफ द रूलर्स के बारे में, इसमें मेंशन किया गया है समुद्रगुप्त के बारे में, उसके फादर के बारे में, ग्रैंडफादर के बारे में, उसके फादर और मदर के बारे में। ठीक है, इसकी मदर थी ना कुमार देवी, बिलोंग करती थी लिच्छवी गण से वो, और इसके जो पिता थे वो चंद्रगुप्त थे, वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। और इसके पिता ही ऐसे रूलर थे जिसने सबसे पहले गुप्ता डायनेस्टी में महाराजा धीराज का उपाधि लिया था। और जो और टाइटल दैट समुद्रगुप्त ऑल्सो यूज्ड, और इसको समुद्रगुप्त भी यूज किया था इस टाइटल को महाराजा धीराज के। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन सिंपली एज महाराजास, इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस। और इसके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे और ग्रैंडफादर जो थे ना वो सिंपली महाराजा थे। इससे ये पता चलता है कि फैमिली ना ग्रो किया है, इम्पोर्टेंट लेना ग्रो किया है, थोड़ा थोड़ा करके इम्पोर्टेंट उसका हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विक्रम संपत के बारे में बताया जा रहा है। द एरा इन द बिगनिंग इन 58 BC इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद गुप्ता किंग। 58 BC जो है ना वो ना गुप्ता किंग से रिलेटेड है। ठीक है, चंद्रगुप्त जो सेकंड थे वो ना मार्च किए थे, शाका पे विजय किए थे, और वो ना टाइटल लिए थे विक्रमादित्य। उसी से ना विक्रम संवत का मतलब नाम जो विक्रम संवत है जो कैलेंडर का है वो तभी से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, Samudragupta in turn figures in the genealogies of later ruler of the dynasty such as son Chandragupta II. We know about him from inscription and coins. He led an expedition to western India where he becomes the last of the Sakas. According to later beliefs, his court was full of learned people, about some of them who will you read in chapter 11. और इसके बाद मतलब इनके पहले ऊपर के हेरिडिटी के बाद बताया गया, अब इसके नीचे इनके बेटे थे चंद्रगुप्त II जो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ना क्या कहते थे वेस्टर्न इंडिया में सकाफ को जो शाका थे उनको पूरी तरीके से उखाड़ फेंका था। ठीक है, और ये बिलीव किया जाता था कि इनके जितने भी कोर्ट में आदमी थे ना वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, लर्न पीपुल थे। ठीक है, हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, गुप्ता रूलर के बारे में तो पता चल गया कि इंस्क्रिप्शन और क्वाइन से जिसके बारे में पता चल रहा है। उसी में ना हम सब ना किसी और भी किंग के बायोग्राफीज के बारे में जानते हैं जिसमें हर्षवर्धन है। वो ना 1400 ईयर्स पहले इस कॉन्टिनेंट पे मतलब राज करते थे। ठीक है, हिज कोर्ट पोएट बाणभट्ट रॉट हिज बायोग्राफी, और इसका जो कोर्ट पोएट थे ना बाणभट्ट वो इसका ऑटोबायोग्राफी लिखे थे, इसका बायोग्राफी लिखे थे सॉरी, हर्षचरित्र। ठीक है, वो भी संस्कृत में, जिसके बारे में पता चलता है कि हर्ष का जियोनोलॉजी क्या था एंड एंड विथ हिज बिकमिंग किंग, और इसके बारे में ये पता चलता है कि वो कैसे किंग बने। ठीक है, व्हेन सांग अबाउट whom you read in chapter 9 also spent a lot of time हर्ष कोर्ट and left a detailed account of what he saw। और वेंसांग ने बहुत ज्यादा टाइम बिताया हर्ष के कोर्ट में, और ये भी बताया कि हर्ष के कोर्ट में कैसा कैसा चीज था, तो उसके बारे में वो खुद अकाउंट भी बताया है डिटेल के बारे में, डिटेल से। ठीक है, और हर्ष ना सबसे छोटा बेटा था अपने पिता का। ठीक है, और वो ना थानेश्वर का किंग कैसे बना इसके बारे में, बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड हो गया था, इसीलिए वो थानेश्वर का किंग बना। इसका ब्रदर इन लॉ भी ना जो रूलर था कन्नौज का वो भी किल कर दिया गया था। ही वॉज किल्ड बाय हिज रूलर ऑफ बंगाल। वो किसके द्वारा मारा गया था? रूलर ऑफ बंगाल के द्वारा, रूलर ऑफ बंगाल के द्वारा मारा गया था। हर्ष टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। तो हर्ष क्या किया, कन्नौज पे तो एक तो कब्जा कर ही लिए जो उनके ब्रदर इन लॉ का था। ठीक है, और उसके बाद ना आर्मी लेके गए बंगाल पे एनेक्स करने के लिए उसको। Also, he was successful in east and conquered Magad and probably Bengal also. He also not successful elsewhere. वो ना ईस्ट में तो सक्सेसफुल हो गए जिसमें वो मगध को भी कंक्यूर कर लिए, बंगाल को भी कंक्यूर कर लिया, पर और दूसरी जगह वो ना सक्सेसफुल नहीं हो सके। वो ना नर्मदा घाटी पे भी ट्राई किए डेक्कन साइड में, जहाँ पे उनको चालुक्य डायनेस्टी के किंग पुलकेशिन ना हरा दिए। ठीक है, अब इसके बाद पल्लवास, चालुक्यास और पुलकेशिन प्रशस्ति के बारे में पता करते हैं। ठीक है, द पल्लवास एंड चालुक्यास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस समय में ना पल्लवास और चालुक्यास जो थे साउथ इंडिया में ना बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी थे। जो किंगडम था ना पल्लवा का वो स्प्रेड था रीजन देयर कैपिटल कांचीपुरम में।
वो कांचीपुरम के आसपास पूरा स्प्रेड किया हुआ था पल्लवास किंग, ठीक है। और कहाँ तक, कावेरी डेल्टा तक, वाइल डेट ऑफ द चालुक्यास वेयर सेंटर्ड अराउंड द रायचूर द्वार, और चालुक्या का कहाँ था, रायचूर द्वार तक था, रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा तक, ठीक है। अयूल द कैपिटल ऑफ चालुक्यास वाज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, और अयूल जो था चालुक्यास का कैपिटल, वो ना इम्पोर्टेंट था ट्रेडिंग सेंटर का, ठीक है। वो ना रिलीजियस सेंटर था, और वहाँ पे नंबर ऑफ टेम्पल्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा टेम्पल होते हैं, ठीक है। पल्लवास और चालुक्यास ना फ्रीक्वेंटली ना रेडेड ऑन वन अनदर लैंड्स, और पल्लवा और चालुक्य का क्या आदत था कि वो एक दूसरे के ना लैंड पे रेडेड करते रहते थे, एक दूसरे पे मतलब हमला करते रहते थे, स्पेशली अटैक करते थे उनकी कैपिटल सिटीज पे, और फिर प्रॉस्पेरस टाउन पे, जो भी ज्यादा समृद्ध टाउन था ना वहाँ पे जाके जल्दी ज्यादा अटैक करते थे। जो सबसे ज्यादा बेस्ट नॉन चालुक्यन मतलब किंग है, रूलर पुलकेशिन सेकंड, जिनके बारे में हम सब प्रशस्ति में पढ़े हैं, जो उनके ही कोर्ट पोएट रविकृति द्वारा लिखा गया है, उसमें ये बताया जाता है कि इनका ना 4 जनरेशन था, फादर टू सन। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फॉर हिज अंकल, और पुलकेशिन ना वो अपने अंकल से इस किंगडम को पाया था, ठीक है। इसके फिर रविकृति के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि ही लेड एक्सपीडिशन अलोंग बोथ द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, वो ना जो पुलकेशिन है वो वेस्ट और ईस्ट कोस्ट दोनों में एक्सपीडिशन किए हैं, और उसके बाद ना एडवांसेस, और उसके बाद वो हर्ष से भी जीते हैं, ठीक है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम, हर्षास मीन्स हैप्पीनेस। The poet says that after his defeat, Harsas was no longer Harsha. Pulkeशिन also attacked the Pallava kings who took shelters being the walls of Kanchipuram. तो इसके बाद ना जो उसके प्रशंसा में कृतिवर्मन लिखे थे उसमें बताया जाता है, रविकृति लिखे थे, उसमें बताया जाता है कि हर्षा का मतलब हैप्पीनेस होता है, पर हर्ष ना जब ये वॉर हार गए तो वो खुश नहीं रह पाए, हर्ष बिंग नॉट हर्ष, ठीक है। हर्ष वॉज नो लॉन्गर हर्ष, और पुलकेशिन ना सिर्फ वहां ने मतलब कि सिर्फ उसको नहीं किया, हर्ष को, वो चालुक्यास को भी किया, पल्लवास को भी किया, ठीक है, जो फिर कांचीपुरम में सेल्टर लिए हुए थे, ठीक है। But the Chalukyas' victory was short-lived. Ultimately, both the Pallavas and the Chalukyas gave way to new rulers belonging to the Rashtrakutas and Chola dynasties, about which you will study in class 7. अब इसके बाद में ये बताया जा रहा है कि चालुक्य का विक्ट्री बहुत छोटे टाइम के लिए था। इसके बाद ना चालुक्य और पल्लवास नीचे नीचे घटते गए, और उनकी जगह पे दो नया किंगडम उभरा, जिनका नाम था राष्ट्रकूटास और चोला डायनेसिटी, जिसके बारे में क्लास 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ वेयर दिस किंगडम एडमिनिस्टर्ड, अब इसमें बताया जा रहा है कि ये किंगडम किस तरीके से एडमिनिस्टर्ड होता था। अर्लियर किंग ना क्या करते थे, लैंड रिवेन्यू रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर देयर रूलर्स एंड द विलेज रिमेन बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अर्लियर किंग के क्या था, लैंड रिवेन्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और वो ना उसी पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, ठीक है, उसी के यूनिट पे, ठीक है। There were some new development as well. King adopted a number of steps to win the support of men who were powerful either economically or socially or become of their political and military strength. अब इसके बाद क्या करने लगा कि किंग ना वो सब न्यू डेवलपमेंट स्टार्ट किया, और फिर वो सब आदमी का सपोर्ट जीतने लगे जो पावरफुल थे इकोनॉमिकली, सोशली, और फिर जो पॉलिटिकली और मिलिट्री स्ट्रेंथ देते थे। इसमें बताया जा रहा है जैसे कि सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट नाउ हेरिडेटरी, दिस मीन्स दैट सन सक्सीडेड फादर टू दिस पोस्ट। फॉर एग्जांपल द पोएट हर्षसेना वाज अ महादंडा नायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। तो इसमें बताया जा रहा है कि कुछ पद को ना हेरिडेटरी बना दिया गया था, जिसमें उसके बाद उसके बेटे को उसको वो पद मिल जाता था। इसमें बताया जा रहा है कि ना हर्षसेना जो थे महादंडा नायक थे, जो पोएट थे वो महादंडा नायक भी थे, चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे उसके फादर की तरह, ठीक है। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस, फॉर इंस्टेंस बिसाइड बीइंग अ महादंडा नायक, हर्षसेन वाज अ कुमार अमत्य मीनिंग एज इंपॉर्टेंट मिनिस्टर एंड अ संधि विग्राहक मीनिंग अ मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि कोई पर्सन ना एक साथ बहुत सारे पोस्ट को भी लेता था, ठीक है। जैसे कि जैसे ये जो थे क्या नाम है, हर्षसेन, वो हर्षसेन ना महादंडा नायक भी थे, वो कुमार अमात्य भी थे, और फिर संधि विग्राहक भी थे। इसमें कुमार अमात्य का मतलब है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे, और महासंधि विग्राहक का मतलब था कि वॉर और पीस को बनाए रखने वाला, ठीक है। Besides important men probably had
probably had a say in local administration. This include the Nagara Shrestris or chief bankers or merchants of the city, the Satvahans or the leader of merchant caravans, the Pratham Kulkis or the chief craftsmen and the head of the Kayasthas or scribes. और इसके बाद बताया जा रहा है कि कोई कोई मैन जो थे प्रोबेबली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पोर्टेंट थे, वो उसमें था नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट जो सिटी में रहते थे, और थे और सरथावाहा और लीडर ऑफ मर्चेंट कार्वन्स के थे, ठीक है। और कोई थे प्रथम कुलिका जो चीफ क्राफ्ट्समैन कहलाते थे, और जो हेड थे वो कष्टा और स्क्राइब्स कहलाते थे। दिस पॉलिसीज वेयर रीजनेबली इफेक्टिव बट सूनर ऑन लेटर सम ऑफ द पावरफुल मैन ग्रू स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम। ये पॉलिसीज तो इम्पोर्टेंट था, अच्छा था, बट ऐसा हुआ कि टाइम आते आते ना कुछ कुछ मैन इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि वो इंडिपेंडेंट किंगडम को फिर से अपना बना लिए, ठीक है। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, अब इसके बाद बताया जा रहा है कि अर्लियर रूलर ना क्या करते थे, जो किंग थे वो मेंटेन करते थे वेल ऑर्गेनाइज आर्मी, ठीक है, विद एलिफेंट कैरियर स्लेवरी और फुट सोल्जर्स के साथ, ठीक है। और इसके बाद क्या करते थे, मिलिट्री लीडर्स प्रोवाइड करते थे किंग को ट्रूप्स के साथ जब भी उनको जरूरी पड़ता था किंग्स को, ठीक है। दे वेयर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, इन स्टेट सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट ऑफ लैंड, बट उनको ना रेगुलर सैलरीज नहीं मिलता था, कोई किन्हीं को ग्रांट मिलता था लैंड का। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज टू मेंटेन सोल्जर एंड हॉर्सेज एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर वॉरफेयर। और वो क्या करते थे, लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसके बाद क्या करते थे, वो सोल्जर्स को देते थे, हॉर्सेज को देते थे, और जितने भी इक्विपमेंट लगते थे वॉर के लिए वो भी खरीदते थे, ठीक है। दिस मैन वे आर नॉन एज समंथास, और इन मैनों को क्या कहा जाता था, ये जो भी व्यक्ति थे इनको क्या कहा जाता था, समंथास। Whenever the rulers was weak, समंथास try to become independent. जब भी रूलर वीक हो जाता था ना तो समंथास क्या करता था, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेता था, ठीक है। असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम, अब असेंबलीज किस टाइप से होता था, पल्लवा मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। अब पल्लवा में ना बहुत ज्यादा लोकल असेंबलीज के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें सभा था, वो ना असेंबली होता था ब्राह्मण का, लैंड ऑनर्स का, ठीक है। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमिटीज, और ये ना असेंबली सब कमिटी की तरह फंक्शन करता था, जिसमें देखा जाता था इरिगेशन के बारे में, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, मेकिंग रोड और लोकल टेम्पल्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद उर था, उर ना विलेज असेंबली था जो फाउंड किया जाता था लैंड ऑनर्स और फिर जो ब्राह्मण्स के द्वारा नहीं किया जाता था, ठीक है। और ना नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, और जो नगरम था वो ऑर्गेनाइजेशन था मर्चेंट का। इट इज लाइकली दैट असेंबलीज वेयर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ऑनर्स एंड मर्चेंट्स। और इसमें ये पता चल रहा है कि जो असेंबली होता था वो मैनेज किया जाता था मर्चेंट्स द्वारा, रिच मर्चेंट्स द्वारा या रिच लैंड ऑनर्स द्वारा, ठीक है। मैनी ऑफ दिस लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज, और ये लोकल असेंबलीज है वो बहुत सेंचुरीज तक कंटिन्यू रहा, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपुल इन द किंगडम, अब देखो ऑर्डिनरी पीपुल कैसे थे, ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपुल फॉर प्लीज एंड अदर अकाउंट्स। अब देखो ओकेजनल ग्लिम्स के बारे में पता चलता है, ओकेजनल ग्लिम्स से पता चलता है कि ऑर्डिनरी पीपुल किस हिसाब से अपने लाइफ को ही करते थे, और उनका अकाउंट के बारे में पता चलता है। कालिदासा इज नॉन फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। कालिदासा के बारे में पता चलता है कि वो ना प्ले लिखते थे लाइफ ऑफ द किंग कोर्ट का, ठीक है, किंग कोर्ट के बारे में। उसमें बताते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में कि दैट किंग्स एंड मोस्ट ब्राह्मण्स आर नोन एज स्पीकिंग संस्कृत। इसमें बताया जाता है कि किंग्स और जो मोस्ट ब्राह्मण होते थे वो संस्कृत ही बोलते थे, जबकि वुमेन और मैन जो होते थे दूसरे जो होते थे वो ना प्राकृत भाषा का, द किंग एंड ब्राह्मण यूज प्राकृत अदर देन जो किंग और फिर किंग और ब्राह्मण के अलावा जो भी वुमेन और फिर मैन होते थे ना वो प्राकृत यूज करते थे, ठीक है। हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिजान शकुंतला इज द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन अ किंग नेम्ड दुष्यंत एंड अ यंग वुमन नेम्ड शकुंतला। और इनका जो सबसे फेमस जो प्ले है ना अभिजान शकुंतला, वो दो आदमी पे डिपिक्ट किया गया है। जो सबसे फेमस किंग है दुष्यंत, और उनके बाद एक लड़की है, उन शकुंतला के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। We find an interesting description to the plight of a poor fisherman in this play. और इसके बाद ना यहाँ पे पुअर फिशरमैन के प्ले के बारे में बताया जा रहा है जो कालिदास द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना फ्री टाइम में। The Chinese pilgrim Fahian noticed the plight of those who were treated as untouchable by the high and mighty.
और चाइनीज पिलग्रिमेज जो था फाइयान, वो ना बताया है कि किस हिसाब से अनटचेबल था, जो हाई और माइटी के द्वारा अनटचेबल जिसको तरीके से ट्रीट किया जाता था, ठीक है। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सिटी से आउट स्ट्राइक रहने, मतलब सिटी से दूर रहने के लिए। वो लिखते हैं कि जब ये सब आदमी ना टाउन में इंटर करते थे या मार्केट प्लेस में, तो ना वो क्या होता था कि ना पीस ऑफ वुड उनके साथ ना सीपरेट लगा रहता था कि वो जाएंगे तो वो क्या कहता है, वो उसको झाड़ते हुए जाएंगे कि जहाँ जितनी देर से क्रॉस करेंगे उनका जब वो आते थे उस साउंड को बता देता था कि ये सब आ रहे हैं इनसे दूर रहने के लिए। नो वॉट इट मीन्स एंड अवॉइड टचिंग हिम और ब्रूशिंग अगेंस्ट हिम। तो इसमें ये बताया जाता था कि इससे दूर रहने के लिए सबको बताया जाता था, मतलब कि इनके आने से पहले सबको हटा दिया जाता था क्योंकि इनसे टच नहीं करना है होता था, वो सब मैटर बताया जाता है इसमें। एंड बानभट्ट प्रोवाइड्स अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव। अब देखो किंग्स आर्मी के बारे में बता रहे हैं बानभट्ट, ठीक है, वो जानते हैं, ठीक है। द किंग आर्मी कैसे थे, ट्रेवल करते थे, इनॉर्मस इक्विपमेंट थे किंग आर्मी के पास, ठीक है, जिसमें वेपन होते थे और जो डेली यूज का थिंग्स होता था जैसे कि स्पोर्ट्स होता था, पेन्स, फर्नीचर, गोल्ड एंड फूड होता था, और इंक्लूडिंग एनिमल्स भी होते थे जैसे कि गॉट, डियर, रैबिट्स, वेजिटेबल स्पीसीज कैरिड ऑन कार्ट्स और लोडेड ऑन अ पैक एनिमल्स सच एज कैमल्स एंड एलिफेंट। और ये सब ना कैमल और फिर एलिफेंट पे लोड करके लेके जाया जाता था। ये जो ह्यूज आर्मी होते थे, ये ना म्यूजिशियन बीटिंग ड्रम्स एंड अदर प्लेइंग हॉर्न्स एंड ट्रम्प्स, ये भी लेके जाते थे, म्यूजिशियन जो भी ना ड्रम को बीट करते हुए लेके जाते थे और हॉर्न्स बजाते और ड्रम्स बजाते थे, प्लेइंग करते थे, ठीक है। Villagers had to provide hospitality along the way. They came with gift of curd, gur and flowers and provide fooders for the animals. They also tried to meet the king and place their complaints and petition for him. तो विलेजर्स क्या करते थे, उनको ना हॉस्पिटैलिटी देते थे, ठीक है, उनको रुकने का देते थे, उनको गुड्स देते थे, फ्लावर देते थे, गिफ्ट देते थे, ठीक है, और फिर उनके जो जितने भी जानवर को साथ में लेके जाते थे ना उनको भी चारा देते थे, खाने के लिए फूडर देते थे, ठीक है। और ना किंग से मिलने का कोशिश करते थे और उनको अपने कंप्लेन के बारे में बताते थे और बोलते थे कि उनका कंप्लेन को सॉल्व कर दे, ठीक है। द आर्मी लेफ्ट अ ट्रायल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड एलिफेंट ऑफ्टन ट्रैम्पल डाउन द हर्ट्स ऑफ विलेजर्स एंड द ऑक्सन योक्ड टू द कार्वन्स ऑफ मर्चेंट्स रैन अवे स्केयर्ड बाय द ट्रिम्प्ड। और जो आर्मी था ना वो डिस्ट्रक्शन बिहाइंड एलिफेंट ट्रैम्पल डाउन द हर्ट्स ऑफ विलेजर्स, कभी कभी ना एलिफेंट ने विलेजर्स के हर्ट्स को तोड़ देता था, और जो कार्बन से निकल जाता था मर्चेंट रैन अवे स्केयर्ड बाय द ट्यूम्प्लिट। और जो कभी कभी ना कार्बन से जो वो ऑक्सीजन निकल जाता था क्योंकि वो आवाज से ना उसके स्केयर्ड हो जाता था ट्यूम्पेस्ट की आवाज से। एज बानभट्ट से द होल वर्ल्ड वॉज सॉलोड अप इन डस्ट। और जैसे बानभट्ट बताते हैं कि जो होल वर्ल्ड है वो सॉलिड अप इन डस्ट है, ठीक है। अब इसके बाद वर्ल्ड का और दूसरे पार्ट में क्या चल रहा था इसके बारे में बताया जा रहा है कि ना ऑल्थो इट इज अ डेजर्ट इट वाज एट द हब ऑफ कम्युनिकेशन फॉर सेंचुरीज। अरेबिया के बारे में बता रहा है कि अरेबिया एक डिजर्ट प्लेस है बट ना ये हब है कम्युनिकेशन का बहुत सेंचुरीज से। इनफैक्ट अरब मर्चेंट्स एंड सेलर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। जो अरब मर्चेंट्स होते थे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे सी ट्रेड में इंडिया और यूरोप के, ठीक है। वो सब ना अरेबिया में रहते थे वेयर बुडाइंस पेस्ट्रल ट्राइब्स डिपेंडिंग मेनली ऑन कैमल्स। वहाँ कहाँ रहते थे, जो बुडाइंस में रहते थे जहाँ पे ट्राइब्स थे और वो ना डिपेंडेंट रहते थे कैमल्स पे। हार्डली एनिमल दैट कुड सर्वाइव इन द डेजर्ट। और वही एक एनिमल था जो हार्डली सर्वाइव कर पाता था डेजर्ट में। अराउंड 1400 ईयर्स पहले प्रॉफेट मोहम्मद इंट्रोड्यूस अ न्यू रिलीजन इस्लाम इन अरेबिया। और 1400 पहले ना प्रॉफेट मोहम्मद ना पहली बार न्यू रिलीजन इस्लाम का ना अरेबिया में इंट्रोड्यूस किया, इस्लाम को अरेबिया में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। क्रिश्चियनिटी की तरह इस्लाम रिलीजन भी ना लेड स्ट्रेस ऑन इक्वालिटी एंड यूनिटी ऑल बिफोर ऑफ अल्लाह। क्रिश्चियनिटी की तरह ये जो इस्लाम भी था ना वो भी इक्वालिटी और यूनिटी के बारे में बताता है अल्लाह के पास, ठीक है। द वन सुप्रीम गॉड, अल्लाह कौन होते थे, द वन सुप्रीम गॉड। हियर इज अ वर्ड फ्रॉम द कुरान द स्केयर्ड बुक ऑफ इस्लाम। इसमें बताया जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है इस्लाम का कुरान, उससे कुछ वर्सेस लिया गया है, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। फॉर मुस्लिम मैन एंड वोमेन, फॉर बिलीविंग मैन एंड वोमेन,
for devotee men and women, for true men and women, for men and women who are patient and constant, for men and women who are humble themselves, for men and women who give in charity, for men and women who fast, for men and women who guard their chastity, for men and women who engage with in much Allah remembrance, for them has Allah prepared forgiveness and great reward. तो इसमें बताया जा रहा है कि वो जो सबको फॉरगिव करते हैं, सबका मदद करते हैं, उनके लिए अल्लाह हर वक्त रहते हैं और उनको हर वक्त अल्लाह और कुछ उनसे गलती हो जाता है तो उनको फॉरगिव करते हैं और उनको ग्रेट रिवॉर्ड देते हैं. ठीक है, इसमें ये चीज बताया जा रहा है. विद इन 100 years इस्लाम स्प्रेड टू नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान एंड इंडिया. और 100 years में ना ये नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन और ईरान और इंडिया में फैल गया. ठीक है, अरब सेलर्स हु वेयर ऑलरेडी फैमिलियर विद द कोस्टल सेटलमेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट नाउ ब्रॉट द न्यू रिलीजन विद देम. तो अरब सेलर्स जो थे, जो कोस्टल सेटलमेंट से ज्यादा फ्रेंडली थे, वो ना अपने साथ अब नया धर्म भी लेकर आए जो था इस्लाम. ठीक है, अरब सोल्जर्स कंक्यूड सिंध इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान अबाउट 1300 years अगो. और अरब जो सेलर्स थे ना, वो ना कंक्यूड किए थे सिंध को, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, वो ना कितने दिन पहले, अबाउट 1300 years पहले. ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था. अगर ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो इसका सारा क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है. इसका सारा क्वेश्चन आंसर को रुको एक सेकेंड, इसका सारा क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है. ठीक है, और इसका ना इम्पोर्टेंट डेट्स को याद करना है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.